इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अब बारी आती है साइंस की। इंग्लिश में आप लोगों ने आंसर्स लिखे होंगे, पैराग्राफ्स में काफी लंबे लंबे आंसर्स लिखे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन आंसर्स को लिखने का ये तरीका अब आपको चेंज करना होगा साइंस के पेपर के लिए। अब साइंस के पेपर में आंसर्स को लिखने का सही तरीका क्या होता है, यही समझाने के लिए ये वीडियो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ। और हाँ, बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे सीबीएसई के द्वारा रिलीज्ड ऑफिशियल मॉडल आंसर शीट का। सीबीएसई हर साल कुछ मॉडल आंसर शीट्स रिलीज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि सब्जेक्ट वाइज पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू अडा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और आ जाओ सीखते हैं कि साइंस के पेपर में आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। अब साइंस में आपके पास होते हैं 3 सेक्शंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और आप सबको पता है कि विभूति मैम आपको पढ़ाती हैं केमिस्ट्री। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंस के पेपर में आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। ओके, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब साइंस के पेपर में बेटा आपको मिलेंगे 5 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। अब इतनी आपको फ्रीडम मिलती है, इतनी आपको छूट मिलती है कि इन 5 सेक्शंस में से आप किसी भी सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मुझे सबसे अच्छे से आते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि यार सबसे पहले तो मैं सेक्शन सी को ही अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं ये सब कर सकती हूँ कि 5 सेक्शंस में से मैं किसी भी सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर सकती हूँ। इतनी आज़ादी मुझे मिली रहती है, हर बच्चे को मिलती है, ठीक है। लेकिन आप चाहे जो भी सेक्शन बेटा सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, जब तक कि वो सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए आइडियली आपको दूसरे सेक्शन पर स्विच नहीं करना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है जो सेक्शन ए को सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहा है, तो सेक्शन ए में होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो जब तक कि 20 क्वेश्चंस वो कंप्लीट ना कर ले आइडियली उसको सेक्शन बी या सी या डी या ई पर नहीं जाना चाहिए। कई बार ना बच्चे बिल्कुल खिचड़ी बना देते हैं आंसर शीट में, यानी कि शुरुआत के 2 क्वेश्चन कर लेंगे सेक्शन ए के, बाद के 3 कर लेंगे सेक्शन बी के, उसके अगले 4 सवाल लगा लेंगे सेक्शन सी के। तो बेटा खिचड़ी नहीं बनानी है आंसर शीट में। चाहे जो भी सेक्शन को आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, जब तक कि वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको दूसरे सेक्शन पर स्विच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो भी सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के पहले उस सेक्शन का जो नाम है बेटा आप उसका एक टाइटल बना करके अपनी आंसर शीट में लिख लो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो मेरे पीछे ये मॉडल आंसर शीट दिख रही होगी, है ना। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, सेक्शन ए सॉल्व कर रहा है। तो इससे पहले कि वो आंसर्स को लिखे उसने क्या करा है, सेक्शन ए का जो नाम है उसका उसने टाइटल बना करके ऐसे लिख दिया है, ताकि जब एग्जामिनर भी उसके आंसर्स को चेक करेगा ना उसको पता रहेगा कि भाई ये जो सवाल है ना ये एग्जैक्टली कौन से सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। तो चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर के लिए इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। तो आप चाहे जो भी सेक्शन लगा रहे हो, सेक्शन का जो नाम होगा आप उसका जो है बढ़िया सा ऐसे टाइटल बना करके लिख दो, इसके बाद में आंसर्स को लिखना आप शुरू करो, ठीक है। ये हो गई दूसरी काम की बात। अब हम बात करते हैं तीसरी बात के ऊपर। बेटा तुम्हारा हमने वर्चुअल बोर्ड एग्जाम करवाया हुआ है, मैथ्स का करवाया है, इंग्लिश का करवाया है, साइंस का भी करवाने वाले हैं। तो वो जो वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स की जो कॉपीज थी ना तुम्हारी, वो मैंने भी देखी है, मैंने भी चेक करी है। और उन कॉपीज को देख करके मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए में ना पता नहीं किस बात की जल्दबाजी मचा देते हैं। भाई सेक्शन ए में आपके पास आते हैं एमसीक्यूज और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने के लिए पता नहीं तुम लोग को किस बात की जल्दबाजी रहती है। जैसे कि पहला सवाल तुम कर रहे हो, फर्स्ट एमसीक्यू तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। अब उस फर्स्ट एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो बच्चे क्या करेंगे, 1 डी खत्म। ऐसा आप तब कर सकते हो जब आपके पास बेटा टाइम थोड़ा कम बच रहा हो। जैसे कि आपने मान लो कि पेपर स्टार्ट किया है सेक्शन ई के साथ, फिर आपने डी किया, फिर आपने सी किया, फिर बी किया। अब आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं और 10 मिनट के अंदर आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है, 20 सवाल लगाने हैं। तो अगर टाइम कम है आपके पास तो आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेटा टाइम है तो प्लीज पूरा पूरा लिखो यहां पर कि पहला जो सवाल है उसका करेक्ट
आंसर है ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में भी क्या लिखा हुआ है वो भी तो लिख लो। मैंने क्या बोला, जल्दबाजी नहीं मचानी है तुम्हें सेक्शन ए में। मुझे पता है कि एमसीक्यूज को देख करके तुम लोग खुश हो जाते हो, लेकिन बेटा इतना भी खुश मत हो कि खुशी खुशी में तुम लोग ठीक से आंसर को ही मत लिखो। देखो यहाँ पर ये मॉडल आंसर शीट में देखो बच्चे ने कितने ब्यूटीफुली आंसर्स लिखे हुए हैं सेक्शन ए के। कि आंसर नंबर 1, प्लीज जो भी आंसर लिख रहे हो बेटा उसका नंबर भी मेंशन करो, ठीक है। एग्जामिनर को बताओ तो कि तुम कौन से नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उसने लिखा और उसमें जो भी लिखा हुआ है बच्चे ने वो भी आगे उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। सेकेंड आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, बच्चे ने वो लिख दिया। और ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी क्या है वो भी बच्चे ने देखो पूरी यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो बच्चे ने ऑप्शन ए लिखा। आंसर नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, तो बच्चे ने वो भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट जो तरीका है वो यही होता है। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है कि आखिरी के 10 मिनट रह गए तो आप ये चीज कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा एमसीक्यूज को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। ये हो गई तीसरी जरूरी बात। अब हम बात करते हैं चौथी बात के ऊपर। चौथी बात बेटा ये है कि आप केमिस्ट्री के आंसर्स लिख रहे हो, कहानी नहीं लिखनी है, कथा नहीं लिखनी है, यानी कि केमिस्ट्री के आंसर्स को लिखने के लिए ना बेटा पैराग्राफ्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। टू द पॉइंट आंसर लिखो, खत्म करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुक जाओ। तुम लोग मतलब बहुत लकी हो इस चीज में कि केमिस्ट्री के जो आंसर्स होते हैं ना वो ज्यादा लंबे होते ही नहीं है और होने भी नहीं चाहिए आइडियली। टू द पॉइंट आंसर लिखो और आगे बढ़ जाओ। यहां पर देखो बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से, देखो यहां पर पूरा लिखा हुआ है आंसर कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, और उसकी देखो रिलेटेड केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है। टू द पॉइंट आंसर लिखो, खटाक आगे बढ़ो। लंबे लंबे आंसर पैराग्राफ नहीं लिखने बेटा, बुलेट पॉइंट बना बना करके टू द पॉइंट आंसर लिखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चौथी बात ये। पांचवी बात ये, स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। देखो यहां पर ये मॉडल आंसर शीट ऐसे ही नहीं बन गई है। मॉडल आंसर शीट सब कुछ इसमें बैलेंस्ड तरीके से लिखा गया है कि बच्चा लिख रहा है, आंसर लिख रहा है, फिर उसने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और इसके बाद में उसकी इक्वेशन लिखी। चाहता वो बच्चा तो इक्वेशन यहां भी लिख सकता था, उसका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था। वो बच्चा इक्वेशन यहां भी लिख सकता था, स्पेस अगर वो नहीं देता तो भी चल जाता, लेकिन फिर भी बच्चे ने दिया। और देने से क्या हुआ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब सुंदरता से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के उसके ऊपर चांद सितारे चिपका दोगे, कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करोगे, नहीं। सुंदरता से मेरा मतलब ये बेटा कि नीट एंड क्लीन तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए। तुम्हारी आंसर शीट एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। कोई तुमसे नहीं बोलेगा कि तुम कर्सिव राइटिंग बना करके लिखो। राइटिंग ऐसी रखो कि सामने वाला पढ़ सके, ठीक है। और स्पेसिंग का ध्यान रखो ताकि सुंदर दिखे तुम्हारी कॉपी, ओके। इसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इक्वेशन लिखनी होती है। अब तुम जो भी इक्वेशन लिख रहे हो बेटा, चाहे सवाल में तुमसे बोला गया है या नहीं बोला गया है, अगर तुम इक्वेशन लिख रहे हो अपने आंसर में तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसको बैलेंस भी करो। जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार तुम्हें सवाल में बोला ही जाए कि हाँ भैया इसकी इक्वेशन लिख के इसको बैलेंस करो। नहीं, तुम 10th में हो, तुम्हें बैलेंसिंग आ चुकी है, तो तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी भी आंसर में यदि कोई केमिकल इक्वेशन लिखने को आ रही है या तुम आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो तुम्हें उसको बैलेंस भी करना होगा। चाहे इक्वेशन छोटी हो, देखो कितनी छोटी सी इक्वेशन है, लेकिन बच्चे ने फिर भी देखो इसको बैलेंस किया है कि नहीं किया हुआ है। चाहे तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बड़ी हो, बैलेंस तो तुम्हें करना ही करना है। सुंदरता ऐसी नहीं आ जाएगी, ठीक है। कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल नहीं भी करोगे बेटा तो भी तुम्हारे केमिस्ट्री के आंसर्स ब्यूटीफुल कहला सकते हैं, अगर तुमने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा तो। कि राइटिंग ऐसी रखो कि सामने वाला पढ़ सके, प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखो, राइट। उसके अलावा
जो भी इक्वेशन लिख रहे हो उसको प्लीज बैलेंस कर दो और टू द पॉइंट आंसर लिखो। कोई जरूरत नहीं है कहानी लिखने की, कोई जरूरत नहीं है लंबे लंबे पैराग्राफ बनाने की। आगे बढ़ो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो कि कीवर्ड लिखो, खटाक करके आगे बढ़ो। क्लियर? चलो, ये मॉडल आंसर शीट बेटा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो तुम वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हो। एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लो। जो भी कीवर्ड्स तुम डाल रहे हो अपने आंसर में बेटा उसको अंडरलाइन भी कर लो। और हाँ, अंडरलाइनिंग के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेन का नहीं। पेंसिल का इस्तेमाल करो, काफी है। बच्चे ने देखो यहाँ पर पेन भी चेंज नहीं किया है। ब्लू पेन मतलब ब्लू पेन, कोई ब्लैक पेन नहीं, कोई रेड पेन नहीं, कोई ग्रीन पेन नहीं, सिर्फ सिंपल जो है ब्लू पेन का इस्तेमाल करके देखो बच्चे ने अपने सारे आंसर्स लिख दिए और कॉपी कितनी सुंदर लग रही है। तो जितने भी पॉइंट्स आज के इस वीडियो में तुम्हें मैंने बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स का तुम्हें ध्यान रखते हुए आंसर्स को लिखना हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।